चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल्स देखे थे वायरलेस वाले, सभी को क्लियर है वो प्रैक्टिकल्स? चलिए, तो इस मॉड्यूल में लास्ट आपका जो रह रहा है वो काउंटर मेजर्स है। वो काउंटर मेजर्स आप और कंप्लीट कर लीजिए। प्रैक्टिकल्स जो थे वो मैंने आपको बता दिए थे लास्ट क्लास में सारे। काउंटर मेजर्स क्या क्या होंगे वायरलेस अटैक से बचने के लिए? बता सकता है कोई? काउंटर मेजर्स क्या होंगे वायरलेस अटैक से बचने के लिए? वाईफाई कनेक्ट ना करें। हम्म। अननोन वाईफाई नेटवर्क्स आप कनेक्ट नहीं कर सकते, नहीं करें तो ज्यादा बढ़िया है। अननोन नेटवर्क्स, जो पासवर्ड है आपका वो सिक्योर होना चाहिए और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड WPA3 हो तो ज्यादा बेटर है। सर, जो हम लोग अगर पासवर्ड डालते हैं तो उसमें एक नीचे ऑप्शन आता है गूगल से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड करके। तो अगर मैं गूगल उसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड? हाँ हाँ, जब भी पासवर्ड सेट करते हैं हाँ तब आता है, हाँ। एटलीस्ट वो तो रैंडम वर्ड जनरेट करके देता है आपको। वो एक बार जो वर्ड जनरेट करेगा, हाँ, मतलब उसके एल्गोरिदम होता है उसका, उसके पास रैंडम वर्ड्स का सेट होता है जिसमें से कोई भी वर्ड वो आपके सामने रख निकाल के दे देता है। वर्ड लिस्ट नहीं होती ऐसी जैसे रैंडम हम वर्ड लिस्ट वर्ड्स होते हैं ना उसके पास सारे कैरेक्टर्स होंगे, आपके कीबोर्ड में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब होंगे उसके पास, है वो न्यूमेरिक हो, अल्फाबेट्स हो या स्पेशल कैरेक्टर हो, सभी का सेट, ये सेट है उसके पास। अब उसमें से कुछ भी वो रैंडमली उठा के आपको दे देता है। पहला, दूसरा, तीसरा, कोई भी दे सकता है वो। कोई भी नंबर आपको उस सेट में से उठा के दे लाइक देगा। उसके पास तो इसकी पर्सनल वर्ड लिस्ट नहीं नहीं, ये वर्ड लिस्ट क्या है, यही मतलब वो जो लिस्ट है वो रैंडम वर्ड से बना के देगा आपको। अब उसकी कुछ वर्ड लिस्ट नहीं है, आपको ये पता है कि सेट ऑफ वर्ड्स क्या है और कितने लेंथ की बना रहा है, वो आप देख सकते हो। 10 या 12 या 15 कैरेक्टर्स का वो पासवर्ड हो सकता है जो वो आपको प्रोवाइड करता है। लगभग 12 से 15 के बीच में होता है वो पासवर्ड जो आपको प्रोवाइड करता है। तो बस वो रैंडम वर्ड्स 12 से 15 कोई भी ले लेगा और वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो वो इसलिए देता है आपको ताकि वो पासवर्ड आपका सिक्योर रहे। और अब इतना पास सिक्योर पासवर्ड आप याद भी नहीं रख सकते ना, तो इसलिए हम लोग फिर उन पासवर्ड को कंसिडर नहीं करते हैं। और अगर करोगे तो फिर उसको सेव करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि पासवर्ड सेव करना भी इतना सिक्योर नहीं है। या पासवर्ड को कहीं भी सेव करके रख दो। तो वैसे ही वायरलेस के जो पासवर्ड्स हैं वो भी कम से कम 12 से 15 कैरेक्टर के हों, उसमें भी अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग हो, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना हो उसके अंदर। और बाकी हाइब्रिड वर्ड्स यूज हों, मतलब हाइब्रिड वर्ड्स मैंने आपको बताया था कैसे होते हैं कि आप ए को किसी चीज से रिप्लेस कर दो, बी को किसी और से रिप्लेस कर दो, सी को किसी चीज से रिप्लेस कर दो। तो उससे सिमिलर दिखते हुए कैरेक्टर से अगर आप रिप्लेस करोगे तो वो आपके एक सिक्योर पासवर्ड बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो ऐसे वर्ड लिस्ट आपको मतलब फिर अटैकर के लिए मुश्किल होगा कि वो वर्ड लिस्ट के थ्रू आपको अटैक करे। अटैकर इविल टून अटैक यूज कर सकता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको सिमिलर दिखता हुआ एक और नेटवर्क दिख रहा है जिसमें से एक ओपन है और एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो आपको वो नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इविल टून अटैक में मैंने आपको ये बताया था कि दो सिमिलर दिखते हुए नेटवर्क होंगे जिसमें से एक अटैकर का होगा जो उसने आपको इविल टून अटैक परफॉर्म करने के लिए क्रिएट करा है, और दूसरा किसका होगा? रियल ओरिजिनल नेटवर्क होगा। तो आप जिस नेटवर्क से कनेक्टेड है वो ओरिजिनल है, लेकिन अगर आपने ओपन वाले नेटवर्क से कनेक्ट करा तो आप अटैकर वाले नेटवर्क से कनेक्ट कर जाओगे। और हमेशा याद रखिए, कभी भी पासवर्ड आपसे वेब पेज पे नहीं मांगा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, इविल टू अटैक में क्या होता है कि आपके सामने एक मिलिशियस फिशिंग वेब पेज ओपन हो जाता है, और जहां पर अटैकर को बोला, मतलब विक्टिम को बोला जाएगा कि आपका जो राउटर है वो अभी मेंटेनेंस में है, उसमें कुछ अपडेट्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ी देर के बाद अपने नेटवर्क को एक्सेस कर पाओगे। या तो आप तुरंत पासवर्ड डाल दीजिए, अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करिए, हम आपको एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज आपको कुछ टाइम तक रुकना पड़ेगा जब तक वो अपग्रेड कंप्लीट नहीं हो जाता। तो कभी भी याद रखो, आपसे वेबसाइट पे पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा, वाईफाई नेटवर्क का, वायरलेस नेटवर्क का, ये चीज हमेशा याद रखिए। जो भी पासवर्ड मांगा जाएगा आपसे वो वाईफाई फंक्शनैलिटी के अंदर ही जो होता है वहां पे ही मांगा जाएगा। आप किसी नेटवर्क पे क्लिक करोगे, कनेक्ट करोगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, ना कि किसी वेब पेज पे। वेब पेज पे मांग रहा है तो पासवर्ड, तो आप समझ जाइए कि वेब पेज का पासवर्ड अटैकर के पास ही जाएगा। क्योंकि आपको पता है इविल टू एन अटैक में पासवर्ड कितना भी स्ट्रांग हो, अटैकर को वो पासवर्ड पता चल जाएगा, क्योंकि उसे वो पासवर्ड क्रैक नहीं करना है। उसे बस पासवर्ड का एक फिशिंग पेज विक्टिम को प्रोवाइड करना है। जैसे ही वो प्रोवाइड करेगा पासवर्ड उसके अंदर, नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा, उसको पासवर्ड पता चल जाएगा। Right?
तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, किसी ओपन वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना है जो भी पब्लिक नेटवर्क में अवेलेबल हो। और हमेशा वाईफाई जो वायरलेस नेटवर्क है उसको पहले प्रॉपरली चेक करो कि वो ओरिजिनल है या नहीं है, अदरवाइज वो रोग एक्सेस पॉइंट भी हो सकता है। रोग एक्सेस पॉइंट अटैक के बारे में बताया था मैंने आपको कि सिमिलर दिखता हुआ नेटवर्क कोई और नेटवर्क, या फिर आपको लगेगा कि जरूरी नहीं सिमिलर दिखता हो सकता है कि आप किसी पब्लिक प्लेस में हो और आप वहां पे कोई वाईफाई हो ही ना, और अटैकर क्या करे वहां पे एक उस कैफे के नाम से एक वाईफाई एक्सेस पॉइंट जनरेट कर दे। आपको लगेगा कि क्योंकि मैं इस कैफे में बैठा हुआ हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे शायद वाईफाई होगा, और उसे दिखेगा वो ओपन होगा। जैसे उससे वो क्लिक करेगा कनेक्ट करेगा तो वो अटैकर के नेटवर्क से कनेक्ट कर लेगा अपने सिस्टम को। फिर अटैकर उसके अगेंस्ट कोई भी अटैक परफॉर्म कर सकता है। तो किसी भी ओपन नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करना है, किसी भी ऐसे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करना है जिसको आप नहीं जानते हैं। ठीक है, क्योंकि उस नेटवर्क से कनेक्ट करके आप अपने डिवाइस को वल्नरेबल बना रहे हो, आप अपने डिवाइस को टारगेट होने के लायक बना रहे हो, क्योंकि अगर आपका डिवाइस उसके नेटवर्क पे नहीं होगा तो टारगेट भी अटैकर नहीं कर पाएगा। अगर आप नेटवर्क पे ही कनेक्ट कर लोगे अटैकर के, तो आपको टारगेट भी कर सकता है। इसके अलावा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड बताया मैंने आपको, WPA3 हो तो ज़्यादा बेटर है। और इसके अलावा कुछ और? ठीक है। कहीं कहीं एक्सेस पॉइंट्स में फिल्टरिंग की जाती है, वाइट लिस्ट किए जाते हैं कुछ मैक एड्रेसेस को। मतलब यही मैक एड्रेसेस कनेक्ट हो सकते हैं नेटवर्क में, अगर देखो आपको पता है कि हमारे नेटवर्क में 5 से 10 डिवाइसेस हैं जिनको ही कनेक्ट करना होता है हमेशा, कोई नया डिवाइस कनेक्ट कर ही नहीं पाए, तो आप क्या करोगे, अपने एक्सेस पॉइंट की सेटिंग्स पे जाओगे, जो राउटर होता है ना 1.1 में जो होता है नॉर्मली .1 पे मिलेगा आपको, उस पे आप जाओगे, उसको ब्राउजर पे ओपन करोगे, उसको लॉग इन करोगे, जैसे यहाँ का जो एक्सेस पॉइंट है, जैसे ग्लोबल हैकिंग से है तो इसका भी कहीं ना कहीं होगा, तो क्या आईपी होगा उसका, 192.168.68.1। एंटर करिए, तो इसका कहीं ना कहीं लॉगिन पेज ओपन होके आएगा। अब यहाँ पर आप अपना जो ये यहाँ का अपना यूजर नेम पासवर्ड है वो प्रोवाइड करिए। हर एक एक्सेस पॉइंट का अपना एक लॉगिन पेज होता है, जो आपको पता है, जो राउटर होता है, राउटर की आईपी होती है जिसको एक्सेस पॉइंट हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, उस पे एक 80 पोर्ट पहले से ओपन होता है। ठीक है, ताकि आप उस पे जाकर इस राउटर की सेटिंग्स को मैनेज कर पाए। तो यहाँ पर जाके आप फिल्टरिंग अप्लाई कर सकते हो। आप फिल्टरिंग अप्लाई करके ये चेक करोगे कि क्या कुछ आईपीस को मैं अलाउ कर देता हूँ, उसके अलावा और कोई कनेक्ट नहीं कर पाए। तो जिन आईपीस को आप अलाउ करोगे सिर्फ वही कनेक्ट कर पाएंगे, और कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं कर पाएगा नेटवर्क से। तो इस तरीके की फिल्टरिंग आप लगा सकते हो एक्सेस पॉइंट पर, ताकि आपका नेटवर्क और ज्यादा सिक्योर हो जाए, कोई कनेक्ट कर ही ना पाए, किसी को पासवर्ड मिल भी जाएगा तब भी वो नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके के यहाँ पर बहुत सारे फंक्शनैलिटीज होती हैं, जैसे टीपी लिंक का है तो टीपी लिंक के अपने कुछ फंक्शनैलिटीज होंगी। आप एसएस का चेक करोगे उसकी अपनी होंगी, एसर का देखोगे उसकी अपनी होंगी, डी लिंक का देखोगे उसके अपने कुछ फंक्शनैलिटीज होंगी एक्सेस पॉइंट की। तो हर एक एक्सेस पॉइंट की अपनी अपनी फंक्शनैलिटीज होती हैं, उसमें सिक्योरिटी के अपने अपने रूल्स होते हैं जो आप सेट कर सकते हो। वो आपने अगर सेट कर दिए तो उसका मतलब है कि आप अपने नेटवर्क को प्रॉपरली और अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हो किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस से। तो ये चीज़ें आप अपने नेटवर्क पे ट्राई कर सकते हो, जाके लॉग इन करिए उसको और चेक करिए कि इस पे क्या क्या, इसमें आप सब मतलब पूरे वाईफाई से जो भी आईपी एड्रेसेस मिल रहे हैं, मतलब डीएचसीपी सर्वर, डीएनएस सर्वर, फायरवॉल और बहुत सारी चीजें आप इसी पर सेट कर सकते हो। यहीं पे आप ये सेट करोगे कि मुझे WPA2 चूज करना है, WPA3 चूज करना है इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड वायरलेस के लिए, वाईफाई नेटवर्क का नाम क्या होना चाहिए, वाईफाई नेटवर्क का पासवर्ड क्या होना चाहिए। वो सारी चीजें यहीं से ही कॉन्फ़िगर की जाती हैं किसी भी वायरलेस नेटवर्क पे। ठीक है, तो हर एक नेटवर्क का अपना, जैसे मैं भी ग्लोबल हैकिंग से कनेक्टेड हूँ, तो ग्लोबल हैकिंग का जो भी नेटवर्क एड्रेस है और उसके आगे .1 ज्यादातर, अगर नहीं पता आपको तो अपना डिफॉल्ट गेटवे चेक करो क्या है, और डिफॉल्ट गेटवे जो भी है उसका आईपी आप यहाँ पर डाल दो। ठीक है, अपने नेटवर्क में जाइए, डिफॉल्ट गेटवे चेक करिए, डिफॉल्ट गेटवे का आईपी आप यहाँ पर डालिए, तो आपके सामने ऐसा ही कुछ, ये टीपी लिंक का है, हो सकता है कि आपका किसी और कंपनी का हो, तो उसका वेब पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो इस तरीके के चीजें आप लोग ट्राई कर सकते हो, जिससे आप अपने एक्सेस पॉइंट को थोड़ा और ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। उसकी यूजर नेम हाँ, ये पूछ रहा है ना, एंटर द पासवर्ड ऑफ द, यहाँ से डायरेक्टली पासवर्ड पूछ रहा है आपसे, वो उसमें यूजर नेम नहीं मांग रहा। कुछ होते हैं जिसमें यूजर नेम पासवर्ड दोनों मांगेगा आपसे, ज्यादातर जो होता है ना उसमें यूजर नेम पासवर्ड मांगते हैं। हाँ, ये किसका है?
नहीं, कौन सा नेटवर्क का है, जीएसीएस का? तो उसका हर एक नेटवर्क का आपको अलग अलग मिलेगा, कुछ स्पेक्ट्रा मतलब वो आपके इस ब्रांड पे डिपेंड करता है कि आपका जो ये एक्सेस पॉइंट है कौन से ब्रांड का है। जो ग्लोबल हैकिंग वाला होगा वो टीपी लिंक का होगा, यहाँ वाला कोई और ब्रांड होगा, तो उस ब्रांड पे डिपेंड करता है उसका वेब पेज कैसा दिखेगा। फिल्टरिंग कैसे लगता है? इसमें मैक एड्रेस आप अलाउ करते हो, उसमें व्हाइट लिस्ट या ब्लैक लिस्ट करने का ऑप्शन होता है, या तो फायरवॉल के अंदर मिलेगा या फिल्टरिंग करके आपको दिखाई देगा। वहां पर आप जाना, या तो दो ऑप्शन होंगे, ब्लैक लिस्ट करने का ऑप्शन होगा मैक एड्रेस को, या व्हाइट लिस्ट। अब आप ब्लैक लिस्ट करना चाहते हो तो कुछ मैक एड्रेसेस डाल दो जिनको वो कनेक्ट नहीं होने देगा। व्हाइट लिस्ट करना चाहते हो तो वो मैक एड्रेसेस डाल दो जिनको अलाउ करना है, उनको कनेक्ट करने देगा, बाकियों को नहीं करने देगा। तो वो हर ऐसा नहीं कि हर एक एक्सेस पॉइंट में आपको मिल जाएगा वो चीज। हो सकता है टीपी लिंक में हो लेकिन आपके पास जो अवेलेबल है उस पे ना हो। वो आपके इस ब्रांड पे डिपेंड करता है। अगर लोकल छोटा मोटा ब्रांड होगा तो इतनी चीजें प्रोवाइड नहीं करेगा आपको। लेकिन अगर अच्छा ब्रांड है तो बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकता है, वीपीएन की कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है, पोर्ट फॉरवर्डिंग करने में हेल्प कर सकता है आपको, यही बहुत कुछ करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन ब्रांड अच्छा होना चाहिए, इसलिए लोग क्या करते हैं, थोड़ा सिक्योर अच्छा 5-10 हज़ार रुपए खर्च करके एक अच्छा सा एक्सेस पॉइंट परचेज करते हैं ताकि उसको वो और अच्छे से कॉन्फ़िगर कर पाए, रिमोट एक्सेस ले पाए अपने डिवाइसेस का, पोर्ट फॉरवर्डिंग कर पाए। अगर पोर्ट फॉरवर्डिंग आप इसके थ्रू कर पाओगे तो जो भी आपका पब्लिक आईपी है उसके थ्रू आप किसी भी इंटरनल डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो बाहर से। मान के चलो कि आपके घर में एक सर्वर है, वो आप अभी घर से ही एक्सेस कर पाते हो सिर्फ जब घर के नेटवर्क से कनेक्ट करते हो, बाहर जाते हो तो नहीं कर पाते हो। अगर आपको उस पर पोर्ट फॉरवर्डिंग करानी है तो आप अपने एक्सेस पॉइंट के सेटिंग्स में जाओ, वहां पे देखो पोर्ट फॉरवर्डिंग कहाँ पे हो रही है, वहां पे आप मेंशन कर दो कि मुझे इस आईपी पे, इंटरनल आईपी पे ट्रैफिक भेजना है, किस पोर्ट के थ्रू। तो जो भी पब्लिक आईपी होगी इसकी, जैसे 100 डॉट समथिंग मान लो इसकी पब्लिक आईपी है, तो 100 डॉट समथिंग का कौन सा पोर्ट पे जब आप ट्रैफिक भेजोगे, मान के चलो 8000 पोर्ट पे जैसे ही आपने ट्रैफिक भेजा वो उस इंटरनल मशीन के, इंटरनल सर्वर के 80 पोर्ट तक जाएगा या 22 पोर्ट तक जाएगा, ताकि उसका एसएसएच एक्सेस मिल जाए आपको, या कोई और पोर्ट तक जाएगा कनेक्शन, ताकि ये चीज कहलाती है पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो आप इंटरनल डिवाइस का एक्सेस भी ले सकते हो अगर ऐसी कुछ कैपेबिलिटीज आपके पास अवेलेबल है। तो इसलिए लोग अच्छे एक्सेस पॉइंट्स परचेज करते हैं ताकि और भी एडवांस चीजें उसमें मिल पाए। ठीक है। तो वो अगेन डिपेंड करता है ब्रांड पे, ब्रांड जितना अच्छा होगा उसमें उतनी ज्यादा फंक्शनैलिटीज आपको मिलेगी। फिल्टरिंग हर चीज का ऑप्शन होता है, आप आगे नेटवर्क अपना बढ़ा सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। आपका जैसे मैंने ESSID का कॉन्सेप्ट बताया था कि एक नहीं मल्टीपल एक्सेस पॉइंट में आप एक्सटेंड कर दो अपना नेटवर्क, मतलब थोड़ा रेंज बढ़ाने के लिए एक और एक्सेस पॉइंट लगा दो, उससे रेंज बढ़ जाएगी आपके नेटवर्क की, नेटवर्क सेम ही होगा, रेंज बढ़ जाएगी बस। तो वो सारी चीजें एक्सेस पॉइंट के थ्रू ही होती है। इसके सेटिंग्स में जाओगे सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, अगेन ब्रांड ब्रांड पे डिपेंड करता है, सारे ब्रांड एक्सटेंडेड सर्विस सेट को सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब एक्सटेंडेड सर्विस सेट मतलब जहाँ पे एक से ज्यादा एक्सेस पॉइंट्स यूज हो रहे हो। तो वो सारी चीजें ब्रांड पे डिपेंड करती है। तो एक्सेस पॉइंट्स को आप अपने नेटवर्क का तो आप देख ही सकते हैं, घर में वाईफाई वगैरह होगा उसको आप जाके चेक करिए, और उसका क्रेडेंशियल्स वगैरह चेक करिए। नहीं पता तो जो आपका वेंडर है जो लगा के गया होगा उनसे पूछिए कि इसके डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स क्या हैं। नॉर्मली डिफॉल्ट होंगे, क्योंकि अगर आपने पहले से कुछ एक्सेस नहीं करा है तो उसमें डिफॉल्ट क्रेडेंशियल सेट होंगे। वाईफाई लगा के डिफॉल्ट कर सकते हैं। हाँ, वो अंदर जाके चेंज हो जाएगा, आप एक बार लॉग इन करोगे फिर चेंज कर देना अंदर से जाके पासवर्ड अपना, यूजर नेम पासवर्ड। पासवर्ड नहीं नहीं, वाईफाई का पासवर्ड नहीं कह रहा, दोनों पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो लॉग इन करने के बाद। या तो वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना है तो वाईफाई का कर दो, और अगर आपको इस एक्सेस पॉइंट का पासवर्ड चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं चेंज करने के। आप सारी चीजें चेंज करो, आपके हाथ में सेट कर सकते हो। समझ आ रहा है? तो इसके थ्रू पूरे नेटवर्क को मैनेज किया जा सकता है। तो अटैकर का भी यही ऑब्जेक्टिव होता है, जब भी वो किसी नेटवर्क में एक्सेस, मान लो उसको वाईफाई पासवर्ड पता चल गया तो आपके नेटवर्क से कनेक्ट हो गया वो। अब नेटवर्क से कनेक्ट होने के बाद आपके एक्सेस पॉइंट को वो एक्सेस करेगा, उसका डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स ट्राई करेगा। हो सकता है कि आपने सेम पासवर्ड सेट कर रखा हो, जो आपका वाईफाई का पासवर्ड हो वही आपके एक्सेस पॉइंट का भी पासवर्ड हो। लॉगिन करके वो यहाँ पे सेटिंग्स चेंज कर देता है, फिर बहुत सारी चीजें वो यहाँ पे सेट कर सकता है, हटा सकता है आपके सिस्टम से, आपकी सिक्योरिटी को वीक कर सकता है ताकि वो कुछ और अटैक्स परफॉर्म कर पाए आपके अगेंस्ट। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हो सकते हैं, अटैकर के कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एक्सेस पॉइंट को एक्सेस करना है तो नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा पहले, और उसका जो डिफॉल्ट गेटवे है उसको आप अपने ब्राउजर पे एक्सेस करके मैनेज कर सकते हैं अपने एक्सेस पॉइंट को।
चलिए, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके इस मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है, वायरलेस नेटवर्क्स के अंदर। अब नेक्स्ट मॉड्यूल आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपके 4 मॉड्यूल और रह रहे हैं, तो उनको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल के बारे में लिख लीजिए, मॉड्यूल नंबर 17, हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म्स। चलिए, सो मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। आपको पता है, 2 मोबाइल प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं आपके पास, एक एंड्रॉयड और एक आईओएस। मोबाइल मोबाइल वर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसे डिवाइसेस जो कि मोबाइल हों, जो मोबिलिटी हो, जिनके अंदर जो आप मूव कर सकते हो एक जगह से लेके दूसरी जगह तक, राइट? उन डिवाइसेस को क्या बोला जाता है? मोबाइल डिवाइस। तो मोबाइल डिवाइसेस में वैसे तो आपके टैबलेट्स, लैपटॉप्स वगैरह भी आते हैं, क्योंकि उनमें भी मोबिलिटी होती है। बट यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव है मोबाइल फोन, सेल फोन जो होते हैं आपके, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, आईफोन्स वगैरह जो हैं, इन सभी पे टारगेट करना। इनको किस तरीके से हैक किया जाता है, इनमें क्या क्या प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनको अलग अलग तरीकों से हैक किया जाता है। सर, जैसे पहले टाइम पे अगर हम लोग अपना कोई पिन भूल जाते हैं मोबाइल फोन का पासवर्ड, तो अगर हम लोग किसी शॉप से जाकर से क्रैक करवाते हैं, तो वो कौन से टूल से करते हैं? देखो, उनके पास प्रोफेशनल टूल्स आते हैं जिनको आपको परचेज करना पड़ता है, जो आपके सेटिंग्स के अंदर जा ये सारी चीजें करते हैं। पुलिस वालों के पास भी एक होता है गैजेट, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, यू से नाम है उसका। यूफेड करके एक टूल होता है, यूफेड या ऐसे कुछ करके नाम है उसके साथ ना। अपने अलग अलग केबल्स आती हैं, उन केबल्स को ना आपके फोन से कनेक्ट किया जाता है अलग अलग जगहों पे। कुछ आपके टाइप सी केबल होती हैं, कुछ अलग जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब जो भी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले काम करते हैं ना, तो उनके पास अलग अलग तरीके के केबल्स होती हैं जो वो आपके फोन में अटैच करते हैं। तो उनको अटैच करने से उनको सिस्टम के अंदर का कुछ फाइल्स का एक्सेस हो जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके फोन कौन सा है, उसका ब्रांड क्या है, बहुत सारी चीज़ पे डिपेंड करता है। तो जो पुलिस वाले वगैरह, पुलिस होती है, डिपार्टमेंट होता है, वो इस तरीके से ट्राई करता है सारी चीज़ों को। आपके फोन के पासवर्ड को हटा सकते हैं, वो रूट कर सकते हैं अपने आपके डिवाइस को। रूट और उसके बारे में बताऊंगा मैं अभी आपको। तो हार्डवेयर डिवाइसेस आपको चाहिए पड़ती हैं इन चीज़ों को करने के लिए। अब जरूरी नहीं कि जो आपका जो भी बोल रहा है आपको कि आपका फोन का पासवर्ड वो अनलॉक कर देगा या ये कर देगा, तो जरूरी नहीं है वो आपका डेटा भी प्रोटेक्ट कर पाए। हो सकता है कि आपका डेटा भी इरेज कर दे। कुछ फोन्स में आप हटा सकते हो, बट डेटा भी इरेज हो जाएगा आपका। एक तरीके से फोन को आपने रीसेट कर दिया, फॉर्मेट कर दिया। या फिर अगर उनके पास कोई टूल वगैरह अवेलेबल है, तो वो ये काम कर सकते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स की मदद से। क्योंकि मोबाइल का जो आर्किटेक्चर होता है वो लैपटॉप के आर्किटेक्चर से डिफरेंट होता है। उसमें है तो लिनक्स बेस्ड, आपको पता है। जैसे अगर एंड्रॉइड की बात करो, एंड्रॉइड आपका क्या है? लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स के आर्किटेक्चर को फॉलो करके बनाया गया है। ठीक है, उसमें भी आपको उसका जो फाइल सिस्टम है वो भी लिनक्स के फाइल सिस्टम से मैच करता है। ठीक है। तो लेकिन आर्किटेक्चर जो पूरा है एंड्रॉइड का वो अलग ही है। उसमें आपको, आप लोगों के पास जो मोबाइल फोन होता है उसमें आपके पास फुल एक्सेस नहीं होता अपने मोबाइल का। फुल एक्सेस नहीं होता। आप जो यूजर होते हैं वो सेकेंडरी यूजर होते हैं। जैसे आप मान के चलो विंडोज चला रहे हो। अब विंडोज में आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होता है और एक सेकेंडरी यूजर होता है, जो आपके नाम से हो सकता है या आपने जो भी नाम रखा होगा उस नाम से। तो सेकेंडरी यूजर के पास, आपको पता है, ज्यादा प्रिविलेजेस नहीं होते, सब कुछ नहीं कर सकता आपका सेकेंडरी यूजर। एडमिनिस्ट्रेटर लेकिन सब कुछ कर सकता है। वैसे ही मोबाइल फोन में आपके पास उस सेकेंडरी यूजर का एक्सेस होता है, ना कि सुपर यूजर का। आपके पास मोबाइल में कभी भी सुपर यूजर का एक्सेस नहीं होता है। अगर सुपर यूजर का एक्सेस होता, तो फिर आपके एप्लीकेशंस आपके फोन में बहुत सारे डेटा को एक्सेस कर पाते। जो भी एप्लीकेशंस आप अपने मशीन में डाल रहे हो, वो एप्लीकेशंस आपके मशीन में गैलरी को एक्सेस कर पाते, आपके कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस कर पाते। अभी तो क्या है कि वो आपसे परमिशन मांगते हैं कि ये चीज़ों की हमें परमिशन चाहिए। बाद में वो आपसे परमिशन नहीं मांगते, अगर आपका डिवाइस ऑलरेडी मतलब आपके डिवाइस में
पास सुपर एक्सेस होता तो, सुपर यूजर का एक्सेस होता तो एंड्रॉइड का आर्किटेक्चर आप लोग थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे लैपटॉप सिस्टम्स के बारे में हमें चीजें, एंड्रॉइड के भी आर्किटेक्चर को आप, एंड्रॉइड का आईओएस के आर्किटेक्चर को आप पढ़ सकते हो। आईओएस इससे ज्यादा सिक्योर होता है। वहाँ पे आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन ही नहीं होता, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फाइल्स को इंस्टॉल कर पाओ अपने आईओएस के अंदर। ठीक है। तो इनके आर्किटेक्चर को समझना आपके लिए जरूरी है। प्रोग्रामिंग अगर आपको थोड़ा और डीप में जाना है तो जावा और ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आपको रूबी वगैरह सीखनी पड़ेंगी, जिससे आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशंस आप डेवलप कर पाएं, आईओएस के एप्लीकेशंस आप डेवलप कर पाएं, या उसके आर्किटेक्चर को, उसके कोड को आप समझ पाएं। तो जो दो प्लेटफॉर्म जिनके ऊपर हम यहाँ बात करेंगे, एंड्रॉयड एंड आईओएस, उसमें एक ऐसा प्रोसेस होता है जो इस सुपर यूजर के एक्सेस को अनलॉक करता है। ठीक है, जैसे पहले एंड्रॉयड के बारे में समझ लेते हैं और फिर आईओएस के बारे में। अच्छा, एंड्रॉयड, उससे पहले ये बताइए एंड्रॉयड कौन ओन करता है अभी? एंड्रॉयड कौन कंट्रोल कर रहा है, ओन कौन करता है इसको? हम्म, कौन ओन करता है? गूगल। गूगल वो ऑर्गेनाइजेशन है, बनाया तो किसी और ने था, कुछ अ, दो तीन लोग थे जिनने मिलकर एंड्रॉयड को डेवलप किया था, बट उसके बाद कुछ टाइम के बाद गूगल ने उनसे वो प्लेटफॉर्म परचेज कर लिया। राइट। तो अभी करेंटली इसका ओनर कौन है? गूगल। एंड आईओएस का तो आप लोगों को पता ही है, एप्पल। तो ये इसके ओनर हैं, गूगल एंड एप्पल। तो आपको पता है जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एंड्रॉयड फोन में आपके पास ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो गूगल की प्री इंस्टॉल्ड होती हैं उसके अंदर, है ना? आपने देखा है, आपको गूगल मैप्स मिलता है, गूगल ड्राइव मिलती है, गूगल क्रोम मिल सकता है, यूट्यूब मिल सकता है, इसके अलावा गूगल फोटोज, गूगल कॉन्टैक्ट्स, ऐसे करके बहुत सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस आपको मिलती हैं। ऐसी एप्लीकेशंस जिनको गूगल कंट्रोल करता है, गूगल मैनेज कर रहा है। ठीक है। सर एप्पल एक्टिवेट तो जो केजरीवाल अरविंद केजरीवाल तो जब उनके पास मतलब फोन तो लॉक करने की कोशिश की तो हाँ एप्पल से पासवर्ड मांगने की कोशिश की हाँ, एप्पल ने उनसे पासवर्ड मांगने की कोशिश करी ना। एप्पल वाले से पासवर्ड नहीं दिया होगा उन्होंने। नहीं दिया तो देते। मतलब उसको यार वो एप्पल का तो, एप्पल वालों ने सीधा सीधा उनके गाइडलाइंस वगैरह आप पढ़ोगे ना, उसमें सीधे सीधे लिखा है कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है उनका। वो आपका फोन अनलॉक ही नहीं कर सकता अगर आप भी अपने पासवर्ड को भूल जाओ तो। कुछ तरीका है ही नहीं आपके पास। नहीं सर तो गूगल से नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। एंड्रॉयड, एप्पल इसीलिए ही ज्यादा सिक्योर है, इसीलिए लोग एप्पल की तरफ जाते हैं। उसकी कॉस्ट और सारी चीजें सिक्योरिटी के हिसाब से आपको दी गई हैं। आपको एंड्रॉयड से आप तब भी सपोर्ट ले लोगे, लेकिन गूगल, एप्पल आपको सपोर्ट नहीं करने वाला कुछ भी इस चीज में, क्योंकि उसके लिए प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी ये बहुत मैटर करती है। ठीक है। तो एप्पल को बनाया इसलिए गया है, लोग इसलिए ही ज्यादातर एप्पल को यूज करते हैं कि वहां पर आपको सिक्योरिटी मिलती है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो समझ लो आपका फोन खत्म है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते अब, उसका डेटा आप वापस से रिट्रीव नहीं कर सकते। बॉक्सूट बॉक्सूट तो कुछ नहीं कर सकता। बॉक्सूट क्या करेगा? बॉक्सूट में जब तक आपने, पासवर्ड से नहीं, बॉक्सूट, बॉक्सूट तो एप्लीकेशंस पे काम करता है ना, ये तो आपका सिस्टम है। आप बॉक्सूट के थ्रू लैपटॉप के पासवर्ड थोड़ी क्रैक करोगे। आप तो वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड काम कर सकते हो, ना कि आपके सिस्टम से रिलेटेड काम। Right? तो गूगल एंड एप्पल ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एंड्रॉयड एंड आईओएस को ओन कर रही हैं। ठीक है। एंड्रॉयड आपको पता है सबसे ज्यादा यूज आई अभी फोन है। हर एक कंपनी ज्यादातर एंड्रॉयड को प्रेफर करती है, एक्सेप्ट एप्पल जिनका खुद का ओएस है जिसका नाम है आईओएस। राइट। अब इसके, इन जो दो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें एक ऐसा प्रोसेस होता है जैसे, जिससे आप सुपर यूजर अकाउंट को अनलॉक करते हैं। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बता रहा था कि इनके आर्किटेक्चर में आपको फुल एक्सेस नहीं मिलता है। ठीक है, फुल एक्सेस का मतलब कि आपका जितनी भी एप्लीकेशंस हैं फोन में, आपका फोन, आप उसमें अपने फोन में आप सिस्टम सेटिंग्स को चेंज नहीं कर सकते। मतलब मैं चाहूँ तो अपना किसी फाइल में जाके सिस्टम फाइल्स को पहली बात तो आप एक्सेस ही नहीं कर सकते अपने फोन के अंदर। वो एक्सेस करने के लिए आपको अपने अकाउंट को सुपर यूजर तक लेके जाना पड़ेगा, जिस प्रोसेस को एंड्रॉइड में क्या बोलते हैं? रूटिंग। एंड्रॉइड के लिए ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एंड्रॉइड रूटिंग बोलते हैं इसको। और अगर एप्पल की बात करो, अगर आप, यहाँ पर क्या बोला जाता है? जेल ब्रेकिंग। तो आईफोन को जेल ब्रेक किया जाता है और एंड्रॉइड को रूट किया जाता है, ताकि वो
उसमें सुपर यूजर के अकाउंट को आप अनलॉक कर पाए। और सुपर यूजर के अकाउंट को अनलॉक करने का मतलब कि आपके पास उस फोन का कंप्लीट एक्सेस आ जाना, जिसका मतलब कि आप उसकी कोई भी सिस्टम फाइल को चेंज कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। इसके अलावा सिस्टम एप्लीकेशंस को आप डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो अपने सिस्टम से। कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आप डाउनलोड कर सकते हो। अपने हार्डवेयर कंपोनेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हो। आपका सिस्टम का कोई भी सॉफ्टवेयर उन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को बिना आपके परमिशन के एक्सेस कर सकता है। अभी क्या होता है, कोई भी एप्लीकेशन आपकी मशीन में आती है तो आपकी परमिशन मांगती है कि क्या ये अलाउ करना है, नहीं करना है। अगर आपका डिवाइस रूट या जेल ब्रेक हो जाएगा तो आपसे कोई भी परमिशन नहीं मांगी जाएगी। आप डायरेक्टली अपने फोन पे कोई भी एप्लीकेशन डालोगे, उसके पास आपके फोन उसको जो जो एक्सेस चाहिए उसके पास उसको मिल जाएगा। आपसे वो पूछेगा नहीं कि इसको क्या क्या एक्सेस चाहिए। ठीक है। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन डालते हैं, वैसे अलग से बता रहा हूँ कि उसमें चेक करा करो कि वो क्या क्या परमिशन मांग रहा है। अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसको कॉन्टैक्ट एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं है, गैलरी एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे एप्लीकेशंस को आपको एक्सेस प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो आपकी गैलरी, अगर आपने उनको अपनी गैलरी एक्सेस प्रोवाइड कर दिया, फोटोज का एक्सेस दे दिया, तो वो किसी भी फोटो में कुछ भी एक्सेस कर सकती हैं, कोई भी गैलरी के आइटम को देख सकती हैं, एक्सेस कर सकती हैं, डाउनलोड भी कर पाए, अपलोड भी कर पाए कुछ आपकी गैलरी के अंदर, क्योंकि आपने खुद एक्सेस प्रोवाइड करा है। तो इसलिए ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो खासकर आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलती हैं, एप्पल स्टोर पे नहीं मिलती हैं, ऐप स्टोर पे, उनको आपको डाउनलोड नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उनको डाउनलोड करोगे तो फिर आपके मशीन में ऐसा एप्लीकेशन आ सकता है जो शायद आपके गैलरी, फोटोज और बहुत सारी चीजों को एक्सेस करे, कैमरा एक्सेस करे आपके बिना परमिशन के। आपने एक बार परमिशन दे दी, अब दोबारा थोड़ी पूछेगा वो। एप्लीकेशन रन करोगे तो वो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली एक्सेस कर लेगा। ठीक है। तो ये चीज तो अलग से मैंने आपको बताई, बट हाँ, रूटिंग और जेल ब्रेकिंग पे वापस आते हैं। तो ये वो प्रोसेस होती है जो आपके डिवाइस में सुपर यूजर को एक्सेस अभी कैसे करती है। ये आपके सिस्टम वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करती है। ठीक है। मैंने आपको एक प्रोसेस आगे पहले बताया हुआ है, सिस्टम हैकिंग के टाइम पे बताया था, और भी बाद में भी शायद वेब वेब एप्लीकेशन के टाइम पे बताया था। एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन। प्रिविलेज एस्केलेशन का मतलब क्या होता है, आप अपने आप अपने प्रिविलेजेस को एस्केलेट करते हो सुपर यूजर तक जाने का। आपके पास सेकेंडरी यूजर का एक्सेस होता है और आप रूट यूजर या एडमिनिस्ट्रेटर यूजर बनने का ट्राई करते हो उस मशीन पे। तो वैसे ही एप्पल आईओएस में भी हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारे पास रूट यूजर का एक्सेस मिल जाए, और वही प्रोसेस ये होता है रूटिंग। तो ये कैसे परफॉर्म किया जाता है, आपके सिस्टम वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके। एंड्रॉइड के वर्जन जो भी आप यूज कर रहे हो उसकी कुछ सिस्टम वल्नरेबिलिटीज होती हैं उसमें, जिसकी वजह से उसको रूट किया जा सकता है। उसको उसमें सुपर यूजर अकाउंट को अनलॉक किया जा सकता है। कुछ कुछ को नहीं किया जाता है, तो उस केस में क्या करते हैं, आपके एंड्रॉयड वर्जन को डाउनग्रेड किया जाता है और उसके बाद उसको रूट किया जाता है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू आपके डिवाइस को रूट या जेल ब्रेक किया जाता है। जरूरी नहीं है कि जैसे अभी कौन सा वर्जन चल रहा है एंड्रॉयड का, 16 या 15? नहीं नहीं, 13 तो नहीं, फिर 15 है शायद मेरे ख्याल से। जैसे आईओएस का आपके पास 18 चल रहा है, अभी 18.1 चल रहा है। एंड्रॉयड का शायद 15 है मेरे ख्याल से करेंट वर्जन। तो जो भी वर्जन है, जरूरी नहीं कि लेटेस्ट वर्जन में कोई वल्नरेबिलिटी हो, कर्नल वल्नरेबिलिटी हो जिसके जिसके थ्रू आप प्रिविलेज एस्केलेशन कर पाओ। 15। तो एंड्रॉयड में जो 15 वर्जन है आपका लेटेस्ट, तो जरूरी नहीं है कि वो उसमें कोई सिस्टम लेवल की वल्नरेबिलिटी हो। ठीक है। तो अगर नहीं है तो अटैकर फिर मतलब अटैकर क्या, या फिर आप भी खुद कर सकते हो। आप भी क्या करोगे, फिर उसको डाउनग्रेड करोगे, पहले उसको किसी ऐसे वर्जन तक डाउनग्रेड करोगे जैसे वर्जन 12, 13, इनमें आपको मिल जाएगा रूट करने के सॉफ्टवेयर्स, जिससे आप अपने सिस्टम की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके उसमें रूट एक्सेस अलाउ करेंगे। हाँ। उसके लिए एप्लीकेशंस आती हैं, जैसे मैजिक्स होती है, वन क्लिक रूट होता है, ऐसे कुछ रूटिंग एप्लीकेशंस होती है एंड्रॉइड में, जो आपके सिस्टम के अंदर आपके पहली बात तो बूट लोडर को अनलॉक किया जाता है। अनलॉक करने के बाद उसमें कुछ ऐसे सिस्टम चेंजेस किए जाते हैं जिससे आपका एंड्रॉयड वर्जन डाउनग्रेड हो जाता है, या फिर वल्नरेबिलिटीज क्रिएट की जाती हैं, होती नहीं है बट क्रिएट की जाती हैं कुछ सिस्टम फाइल्स के अंदर मॉडिफिकेशंस करके। और जब ये काम होता है उससे आपका फिर सिस्टम रूट किया जा सकता है। कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनके नाम मैं भी आपको लिख पाऊंगा, वो एप्लीकेशंस आपको हेल्प करती हैं डिवाइस को रूट या जेल ब्रेक करने से। काइली का यहाँ पे कोई यूज नहीं, काइली में भी मिल जाएंगे आपको एप्लीकेशन, बट आप दो तरीके से किया जाता है। या तो अब पहले होता था ऐसे, पहले ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस थे, जैसे जब मैं पढ़ता था तो उस समय बहुत सारे एप्लीकेशंस थे मोबाइल में जो मोबाइल से ही कर देते थे आपके काम।
ठीक है, मतलब मोबाइल में आप जैसे एंड्रॉयड में आपने उस समय एक आता था किंग ओ रूट करके आता था मोबाइल में, अभी आपको लैपटॉप पे तो मिल जाएगा वो किंग ओ रूट या वन क्लिक रूट, ऐसे एप्लीकेशंस अब लैपटॉप पे भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन उस समय क्या था कि वो आपके मोबाइल में आपने डाला, मोबाइल से ही सारे प्रोसेस वो कर देता था, सब कुछ बस एक एक क्लिक करते जाओ, आप सिलेक्ट करते जाओ और आपके मोबाइल को वो क्या कर देता था, मोबाइल से ही रूट कर देता था। क्या? नहीं नहीं, आपको जिस मोबाइल में करना है उसमें कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है, जिस मोबाइल को रूट करना है ना उसमें एप्लीकेशन, रिमोटली नहीं करता ये काम। आपके पास उस मोबाइल वो फिजिकली होना चाहिए आपके हाथ में, अनलॉक होना चाहिए, तब आप ये काम करते हैं। उसके बाद आप उसमें ये चीजें सेट करते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं ताकि आपका डिवाइस रूट हो पाए। रिमोटली ये नहीं किया जाता है। ठीक है। दूसरा जो तरीका है कि वो आपका जो आजकल ज्यादातर यूज किया जाता है सिस्टम से कनेक्ट करके, आप जो डेटा केबल्स होती हैं उससे आप अपने सिस्टम को कनेक्ट करोगे मोबाइल से, और उसके बाद सिस्टम पे आप एप्लीकेशन डालोगे, अपने लैपटॉप पे एप्लीकेशन डालोगे, वन क्लिक रूट या जेल ब्रेकिंग के लिए भी आपके पास एप्लीकेशन आते हैं जैसे इवेजन 7 या हेक्सा प्लस। तो वो एप्लीकेशंस आपको अपने सिस्टम पे डालनी है। उसके बाद अपने मोबाइल को सिस्टम से कनेक्ट करो और आप रूट कर सकते हो, जेल ब्रेक कर सकते हो अपने डिवाइस को। वो प्रो टाइम लेगा, प्रोसेस लेगा, डिवाइस को 2-3 बार रीस्टार्ट करेगा ताकि वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। फिर कंफर्म करने के लिए भी कुछ एप्लीकेशंस आती हैं, जैसे चेक रूट करके एक एप्लीकेशन आती है, तो वो आपको बताया जाता है कि हाँ आपका डिवाइस रूट हुआ या नहीं। ठीक है, तो रूट करने में आपको टाइम लग सकता है, हाफ एन आवर, 1 घंटे, डिपेंड करता है आपके एंड्रॉयड वर्जन पे क्या क्या। एंड्रॉयड वर्जन और ब्रांड दोनों पे डिपेंड करता है, आपका ब्रांड कौन सा है और एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है। दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कितना टाइम लग सकता है आपके मोबाइल को रूट या जेल ब्रेक करने में। तो प्रीमियम आ रहे थे, प्रीमियम। महंगे प्रीमियम आ गए अब आपके पास, क्योंकि अब हर चीज ना पहले होती थी फ्री, फ्री मिल जाता था, सॉफ्टवेयर डाला और कर लिया काम, पहले तो मोबाइल से ही हो जाता था। अब लैपटॉप से करना पड़ता है, और कुछ कुछ में आपको फ्री मिल जाते हैं, बट वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। एक बार रूट हो जाएगा लेकिन जैसे आप रीस्टार्ट करोगे वापस से पैच हो जाएगा आपका सिस्टम, ऐसा भी होता है। ठीक है, मतलब परमानेंटली जेल ब्रेक रूट नहीं होगा या जेल ब्रेक नहीं होगा, आप रिस्टार्ट करोगे, शट डाउन करके दोबारा स्टार्ट करोगे, वो पैच हो जाएगा। ठीक है। और कुछ अब जो आ रहे हैं वो सब्सक्राइब्ड आ रहे हैं, पेड आ रहे हैं, आपको उसके लिए उनका सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा। तो चीज़ें पॉसिबल हैं, ट्राई करने के लिए कर भी सकते हैं आप, बट हाँ सब्सक्रिप्शन हो सकता है कि एक बार आप हो गया, आप परमानेंटली ना हो, टेम्पररी बेसिस में आपने जेल ब्रेक करा है, रूट करा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ सकती है, आपके एंड्रॉयड वर्जन पे भी डिपेंड करता है और ब्रांड पे भी डिपेंड करता है ये चीज़। तो प्रोसेस समझ आया, रूटिंग और जेल ब्रेकिंग क्या होता है। यहाँ पे आपके सिस्टम वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके आपके सिस्टम पे रूट एक्सेस या जो सुपर यूजर एक्सेस है वो लिया जाता है, ताकि आपके मशीन का कंट्रोल आपके उस यूजर के पास आ जाए जिसके हाथ में वो डिवाइस है। ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, मतलब चाहे आप रूटिंग कर रहे हो, जेल ब्रेकिंग कर रहे हो, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, मतलब फायदा क्या है जेल ब्रेक करने का या रूट करने का, और नुकसान क्या है इसका। अगर एडवांटेजेस की हम लोग बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज है आपके पास कि आप सिस्टम लेवल चेंजेस कर सकते हो, आप सिस्टम के अंदर सिस्टम फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। मतलब ऐसी बात है कि जैसे एंड्रॉइड में लॉक लगा हुआ है, ठीक है, आपने अनलॉक कर लिया डिवाइस को, आपके पास अनलॉक कर लिया, आपने सिस्टम फाइल्स को एक्सेस किया और वहां से लॉक वाली जो फाइल है वो हटा दी। बेसिकली एंड्रॉइड में खासकर डेटा जो आपका स्टोर होता है वो एसक्यूएल डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर होता है, आपका सारा कंटेंट डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर होता है एंड्रॉइड के अंदर। तो आप उन डेटाबेस के फाइल्स के अंदर जाके चीज़ों को रिमूव कर सकते हो। आपने रिमूव करा तो आपका फिर जो लॉक था वो रिमूव हो जाएगा, जो भी तरीके का आपने लॉक लगाया होगा, अगर वो फाइल रिमूव हो गई तो आपका लॉक भी रिमूव हो जाएगा। तो फिर आप बस स्वाइप करोगे, आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। तो इस तरीके के चेंजेस आप तब कर पाएंगे जब डिवाइस आपका रूट हो जाएगा। ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है कि आप सिस्टम लेवल चेंजेस कर सकते हो, पहला चीज। दूसरी चीज, आप सिस्टम एप्लीकेशंस को भी रिमूव कर सकते हो। जो भी सिस्टम में ऐसे एप्लीकेशन जैसे गूगल की एप्लीकेशंस आप एंड्रॉइड से नहीं हटा सकते, आप एप्पल की इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस नहीं हटा सकते आईफोन से। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि वो सिस्टम एप्लीकेशंस हैं, वो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस है जो रहेंगी आपके सिस्टम में, उनको रिमूव करने की परमिशन ही नहीं है आपके पास अभी। ठीक है। सर फिंगरप्रिंट होता है, उसकी फाइल होती है, हर एक चीज की एक फाइल है, हर एक चीज का। हाँ। कंप्लीट। हाँ,
अगर आपके पास पता है आपको लोकेशन क्या है, कहाँ पे स्टोर है, वो भी डिपेंड करता है आपके एंड्रॉइड पे वर्जन क्या है। और अगर आपको वो लोकेशन तो आपको चलो गूगल करके मिल जाएगी, इसलिए कुछ उसमें बड़ी बात नहीं है। एक बार आपका डिवाइस रूट हो जाए, आपको फाइल की लोकेशन मिली, फाइल को उड़ा दो, तो आपका जो लॉक वगैरह है सब कुछ हट जाएगा। जो भी आपने सेटिंग्स कर रखी है आप हटा सकते हो उनको, अगर आपको उनकी फाइल्स पर, जैसे लिनक्स में भी आपको पता है ना सारी चीजें फाइल के अंदर स्टोर होती है। कुछ भी कर रहे हो आप काम, उस चीज के लिए एक फाइल है, कोई कमांड रन कर रहे हो, फाइल है, कोई बाइनरी या कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसकी फाइल है आपके मशीन में। इवन हार्डवेयर कंपोनेंट्स की, जैसे हार्ड डिस्क होती है, उसकी भी फाइल होती है आपके लिनक्स मशीन में। तो वैसे ही एंड्रॉयड में, आईओएस में भी हर एक चीज की फाइल्स होती हैं, जिनको अगर आप रिमूव कर दोगे तो आपके अंदर, आपके सिस्टम के अंदर वो चेंजेस दिखाई देंगे आपको फिर। तो एडवांटेजेस ये हो गए। तीसरा एडवांटेज है, अगर आप एथिकल हैकर के पर्सपेक्टिव से देखो तो आप अपने डिवाइस को एक अटैकिंग मशीन बना सकते हो। आप अपने एंड्रॉयड फोन को, आईओएस डिवाइस को एक अटैकिंग मशीन भी बना सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो पहले काम नहीं करेंगे आपके मशीन में जब वो रूट नहीं था, जब आप रूट कर लोगे, जेल ब्रेक कर लोगे, तब वो काम करते हैं। क्योंकि जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, मान मान के चलिए आप अपने मशीन पे स्निफिंग करना चाहते हैं। अब स्निफिंग करने के लिए आपको रूट एक्सेस चाहिए होता है। आप वायरशार्क को बिना रूट एक्सेस के नहीं चला सकते, टीसीपीडम को बिना रूट एक्सेस के नहीं चला सकते अपने मशीन पे। क्यों? क्योंकि वो आपके सिस्टम के इंटरफेस का कंप्लीट एक्सेस चाहता है। वो एक्सेस उसे तभी मिलेगा जब आप रूट यूजर हो। तो वही चीजें उन एप्लीकेशंस के साथ भी होती है। एप्लीकेशंस मिलेंगी आपको बहुत सारी, बट वो एप्लीकेशंस आपके मशीन में इंस्टॉल हो नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका डिवाइस रूट नहीं है। रूट होगा तब जाके वो वर्क भी करेंगी, इंस्टॉल भी हो जाएंगी। और आपके सिस्टम के जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, आपका नेटवर्क अडेप्टर है, ब्लूटूथ अडेप्टर, वायरलेस अडेप्टर है, ब्लूटूथ अडेप्टर है, उन सभी की मदद से फिर वो अटैक भी परफॉर्म कर सकती है। ठीक है। तो स्निफिंग करना है, स्निफिंग भी पॉसिबल है, वाईफाई अटैक भी पॉसिबल होते हैं मोबाइल डिवाइसेस से, बट आपको अपने डिवाइस को रूट करना पड़ेगा। एंड देन उसके जो एप्लीकेशंस होती हैं, हैकिंग एप्लीकेशंस, वो आपको अपने मशीन पर सेटअप करनी पड़ेगी। जैसे आप लोगों ने काली का एक वर्जन सुना होगा, नेट हंटर, सुना है? तो वो आप अपने डिवाइस पे तभी कॉन्फ़िगर कर सकते हो जब आपका डिवाइस रूट हो, है ना। अगर रूट नहीं है तो आप उसको कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हो अपने मोबाइल के अंदर। ठीक है। अगर आपने कॉन्फ़िगर रूट कर लिया, नेट हंटर से कॉन्फ़िगर कर लिया आपने अपने डिवाइस को, तो आपका एक मोबाइल, आपका एक हैकिंग डिवाइस बन जाएगा। उससे आप बहुत सारे अटैक्स वगैरह, एंड में अब तो चलो छोटी मोटी चीज़ है, वाईफाई अटैक भी आप परफॉर्म कर सकते हो, एक्सटर्नल अडेप्टर्स वगैरह अटैच करके। तो बहुत सारे अटैक्स हैं जो आप परफॉर्म तब कर सकते हो जब आपका डिवाइस रूट हो सकता है। ठीक है। तो हैकिंग हैकर्स के लिए, एथिकल हैकर्स के लिए अटैक परफॉर्म करने के लिए आपके जो टूल्स आते हैं, एंड्रॉयड में भी अवेलेबल हैं, आईओएस में भी अवेलेबल हैं, बट वो तब काम करेंगे जब आपका डिवाइस रूट होगा। ठीक है। सब चीजें अनरूट कर सकते थे बाद पैच कर दो वल्नरेबिलिटी को। तो ऐसा नहीं कि रूट एक बार कर लिया तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। रिवर्स कर सकते हो आप, पैच कर दो वल्नरेबिलिटी को, फिक्स कर दो। जैसे वल्नरेबिलिटीज है ना, मैं बताया ना, रूटिंग का प्रोसेस या जेल ब्रेकिंग का क्या है कि आपने वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया, फिक्स कर दो, पैच हो जाएगा, तो वापस से जो एंड्रॉइड है वो अनरूट हो जाएगा। में के बाद अपना डिवाइस अनरूट कर दिया फिर लेकिन लेकिन सिस्टम के अंदर ऐसे कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिससे, अभी जैसे डिसएडवांटेज की हम लोग बात करेंगे, तो डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या है इसमें, आपकी जो वारंटी होती है वो वॉइड हो जाती है। तो कंपनी को कैसे पता चलता है? तो सिस्टम में ऐसे कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिससे पता चल जाता है कि आपने अपने सिस्टम को रूट करा है। ऐसा नहीं कि आपने रूट करा और वापस से अनरूट करके आप लेके, क्योंकि रूट करने के बाद, अभी डिसएडवांटेज समझ लेते हैं पहले इसके, उसमें आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो डिसएडवांटेजेस में क्या है, सबसे पहला तो सिस्टम की जो वारंटी है, मोबाइल की जो वारंटी है वो वॉइड हो जाती है, मतलब वो खत्म हो गई। आपकी वारंटी मान के चलो 6-7 महीने की बची थी, आपने डिवाइस को रूट कर दिया, जेल ब्रेक कर दिया, वारंटी उसकी खत्म। अब क्योंकि होता, वारंटी क्यों खत्म कर देती है कंपनी? क्योंकि सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि आप जब डिवाइस को रूट करते हो, तो जरूरी नहीं है कि रूट करने के बाद आपके सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स चलें। कभी कभी क्या होता है, ब्लूटूथ काम करना बंद कर देता है, क्योंकि जब आप कुछ वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट करते हो, आपको नहीं पता कि आपका वो एप्लीकेशन क्या कर रहा है। उसने जब वो उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया तो किस